हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन के दो चरणों के बारे में पढ़ लिया था। दो चरण हमारे क्या थे। एक तो कांग्रेस की स्थापना हमारे 1885 में हुई थी, तो 1885 से लेकर 1905 तक। तो 1905 में ऐसी क्या घटना हुई थी, हमारे स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन तक हमारे क्या है, जो हमारे नरम दल था, तो नरम दल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। क्या था, नरम दल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए उसे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण कहा जाता है। फिर 1905 से हमारे क्या हुआ, गरम दल का प्रभाव बढ़ गया, और 1905 से लेके 1919 तक, क्या 1905 से लेके 1919 तक हमारे क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर गरम दल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण कहते हैं। अब देखें तो हम वैसे तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, लेकिन गांधी जी तो हमारे 1915 में हमारे भारत आ गए थे। तो हम 1915 से इसको क्यों नहीं गिनते हैं, क्यों, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी भारत आते हैं 1915 के अंदर, तब उनका प्रभाव भारत के अंदर नहीं था। शुरुआत में उन्होंने पूरा भारत के अंदर भारत भ्रमण किया, छोटे मोटे बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे हमारे अहमदाबाद मिला आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह किया। तो ये जब आंदोलन किए तब जाके उनके अंदर इससे राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध की जो परिपक्वता आती है। और फिर 1919 के अंदर उनके द्वारा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उनके द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, तब से उनको माना जाता है, अर्थात गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण शुरू माना जाता है 1919 से लेके जब तक हमारी आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हमारे तीसरे चरण को गिना जाता है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे गांधी युग है या फिर राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है उसके बारे में। तो समय की बात करें तो समय इसका 1919 से 1947 तक रहा। तीसरे चरण की बात करें राष्ट्रीय आंदोलन के, तो उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो गांधी युग से पहले हम क्या करें, गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात में हुआ था जन्म। इनके पिता थे हमारे करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिताजी कौन थे, करमचंद गांधी। बात करें इनके, करमचंद गांधी क्या थे, 3 देशी रियासतों के दीवान रहे हैं। और कौन कौन सी, पोरबंदर रियासत, राजकोट रियासत और वांकानेर रियासत। तो ये 8 नहीं है, 1 है। ये पहले नंबर के पोरबंदर, दूसरे नंबर की हमारी राजकोट और तीसरे नंबर की कौन सी, वांकानेर। तो 3 रियासतें इनके दीवान रह चुके हैं। तो वैसे देखा जाए तो महात्मा गांधी किसी गरीब परिवार से संबंधित नहीं थे, अच्छे खासे अमीर थे महात्मा गांधी। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि आज से 1869 सन की बात कर रहे हैं, उस समय यदि कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन चला जाए तो उसको कितना पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी, और वो उतना पैसा उनके पास था। इसका मतलब महात्मा गांधी गरीब परिवार से संबंधित नहीं थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी क्या थी, कस्तूरबा गांधी। इन्हें बा भी कहते थे। वैसे गुजराती में बा का मतलब होता है दादी। महात्मा गांधी का प्रिय भजन क्या था, वैष्णव जन जो तेने कहिए, पीर पराई जाने ना। तो ये भजन गुजरात के संत थे, कवि नरसिंह मेहता, इनके द्वारा रचा गया भजन है। ये महात्मा गांधी जी का सबसे फेवरेट या प्रिय भजन रहा है। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका प्रवास की बात करें तो जब महात्मा गांधी जी वकालत करके पहली बार भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद उनको कोई भी काम नहीं मिलता है। तो 1992 के अंदर जब भारत आते हैं तो 1992 में उन्हें कोई भी काम भारत के अंदर नहीं मिलता, तो बेरोजगार रहते हैं। काफ़ी समय बेरोजगार रहने के बाद उन्हें 1893 में, क्या 1893 में अब्दुल्ला भाई का एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया जाता है। वो कहते हैं यदि आपको यहाँ काम नहीं मिल रहा तो एक मुकदमा है कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, तो आप चलिए वहाँ जाके अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़िए। तो वहाँ पे जो अब्दुल्ला भाई उसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। लेकिन जैसे वहाँ जाके देखते हैं तो वो मुकदमा तो वो जीत जाते हैं, लेकिन जो अफ्रीका में वो देखते हैं रंग भेद की नीति, अर्थात जो गोरे हैं काले हैं इनके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जा रहा था। तो इससे वो उनका दिल कचोट जाता है। इस वजह से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध किया, अर्थात काले और गोरे, जो अंग्रेज और जो वहाँ के रहने वाले जो किसान थे
बोअर किसान, डच किसान, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, तो इस वजह से जो उनका विरोध किया उन्होंने। बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए जहां से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। एक तो हमारा टॉलस्टॉय आश्रम था और एक था फिनिक्स आश्रम। 2 आश्रम याद रखेंगे आप, कौन कौन से आश्रम बनाए उन्होंने, एक तो टॉलस्टॉय आश्रम था और एक फिनिक्स आश्रम। बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था, जैसे कौन था, इंडियन ओपिनियन। क्या, इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र था जो महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में प्रकाशित किया। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। तो आप याद रखेंगे पुस्तक का नाम क्या था, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज पुस्तक क्या, प्रश्न उत्तर शैली में लिखी गई पुस्तक थी, अर्थात इसमें प्रश्न पूछे गए थे जिनका जवाब क्या महात्मा गांधी जी ने दिया है। और ये हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई, गुजराती भाषा में। और किस शैली में लिखी गई, प्रश्न उत्तर शैली में। गांधी जी ने बोअर जो डच किसान थे और जुलू विद्रोह, इनमें अंग्रेजों का साथ दिया, अर्थात जो दोनों ने विद्रोह किया था, बोअर किसानों ने और जुलू किसानों ने, क्या है, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, इसमें अंग्रेजों का साथ किसने दिया, गांधी जी ने। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को बोअर पदक और जुलू पदक दिए थे। कौन से पदक दिए, बोअर पदक और जुलू पदक दिए अंग्रेजों ने। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दोबारा वापस भारत लौटते हैं। इसलिए हर साल 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसलिए क्या होता है, हर साल 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बात करें साबरमती आश्रम की, तो गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर हमारे केसरी हिंद की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध में जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, तब तक वो है क्या, अंग्रेजों की जो नीति थी, अर्थात जो वो ये नहीं मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ है या किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने अपील की कि भारतीयों से कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युवाओं के ब्रिटिश फौज में शामिल होने के लिए उन्होंने काफ़ी जोर दिया। इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा। और उनके इसी कार्य की वजह से अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, केसर हिंद की उपाधि दी। बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, BHU, तो गांधी जी ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। और ये गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। सार्वजनिक उपस्थिति का मतलब पहली बार ये किसी मीटिंग के समारोह में शामिल होने गए थे। BHU का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में गांधी जी के विचार क्या हैं, तो उनके बारे में बात करें, तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कहा, अहिंसा से हम क्या कर सकते हैं, अराजकता को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्यों, क्योंकि गांधी जी के अनुसार हिंसा का सहारा लेने पर सरकार आंदोलन को कुचल सकती है। यदि हिंसा का सहारा लेता है आंदोलन के दौरान, तो सरकार क्या कर सकती है, ऐसे आंदोलन को कुचल देगी। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन को सत्याग्रह के मार्ग पर चलाना चाहते थे। सत्याग्रह मतलब न्याय के लिए किए गए आग्रह को क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। गांधी जी संघर्ष विराम संघर्ष की नीति का पालन करना चाहते थे, अर्थात पहले संघर्ष करो, जब आपका आंदोलन निराशा की तरफ बढ़ता है तब आप विराम करो और फिर से संघर्ष करो। गांधी जी के अनुसार आम जनता लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर सकती, इसलिए आंदोलन को एक निश्चित बिंदु पर ले जाकर रोक देना चाहिए ताकि लोगों में निराशा का भाव ना आए और अगले आंदोलन के अगले चरण के लिए ऊर्जा बचाई जा सके। फिर बात करें आंदोलन के विराम के दिनों में क्या करना चाहिए। विराम के दिनों में उन्हें सबको रचनात्मक कार्यक्रम किए जाने चाहिए, जैसे कि हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, छुआछूत निवारण के लिए कार्य करें, महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, खादी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न धाराओं का समन्वय का कार्य किया, जैसे उन्होंने नरम दल गरम दल में जोड़ने का काम किया, हिंदू मुस्लिम एकता का, किसान जमींदार का, मजदूर पूंजीपति, इन सब के अंदर क्या है, इन्होंने जोड़ने का काम किया। गांधी जी ने सादगीपूर्ण जीवन शैली पर बहुत ज़्यादा बल दिया। और गांधी जी किस पर बल देते थे, स्वावलंबन पर। स्वावलंबन मतलब सेल्फ रिलायंस, अपना काम खुद करना चाहिए, इस बात पे बहुत ज़्यादा बल देते थे। अब लखनऊ अधिवेशन की बात करते हो, तो गांधी जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी भाग लिया था। और लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को चंपारण के नील की किसान समस्या थी ना, उसके बारे में बताया।
तो इस तरह तीसरे चरण की शुरुआत की बात कर रहे हैं। गांधी जी के जो शुरुआती चरण थी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। अब इसके बाद गांधी जी के द्वारा जो खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जो बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन किए थे, इनके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।